हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं सीटेट के लिए प्रीवियस पेपर। फ्रेंड्स, आज जो हमारा वीडियो होने वाला है वो सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर का सेकंड पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम करेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर 5 जुलाई को अगर जो सीटेट एग्ज़ाम है वो होगा तो आज से हमारे पास लगभग 25 दिन बचते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम से पहले जो समय लगभग होता है 20 से 25 दिन का, वो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम ये देख लेंगे कि हमारी तैयारी में कहाँ कहाँ फॉल्ट हो रहा है, हमसे कहाँ कहाँ हमसे कमजोरियाँ हो रही हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो हमारा उस पर हमारी अच्छी पकड़ नहीं है। तो हम उसे अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे और उसे का रिवीजन करेंगे। दूसरा, एक तो जो टाइमिंग होती है सीटेट में पेडियोलॉजी पर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि उसमें हमारी टाइमिंग अच्छी नहीं हो पाती है और हमें पेपर तो पूरा आ रहा होता है, कभी कभी हम उनके ऑप्शन नहीं फिल कर पाते या फिर हम उन्हें पूरा सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर की, उतना ही ज़्यादा आपकी जो एक्सपीरियंस है, स्पीड से वो बढ़ेगी। दूसरा, जो एग्ज़ाम में बैठने का एक डर होता है वो भी आपका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप जो मॉक टेस्ट या प्रीवियस पेपर हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। हम डिस्कस करेंगे साइंस सब्जेक्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में। तो हम सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे साइंस का। पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी सूचीबद्ध कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो सूची छिद्र है कैमरे में, उससे जो दूरस्थ रंगीन बिंब है वो कैसा बनेगा। तो उससे जो बिंब बनता है वो पहला ऑप्शन दिया है आभासी, सीधा, रंगीन और छोटा बनेगा। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं वास्तविक, सीधा, रंगीन और छोटा बनेगा। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं वास्तविक, उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा बनेगा। और चौथा ऑप्शन दे रहे हैं वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा बनेगा। तो जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आपको एक में पुंकेसर का भाग दिया जा रहा है, दूसरे में स्त्रीकेसर का भाग दिया है। पुंकेसर यानी कि स्टामेन और जो स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टल, तो इनके बारे में आपको दिए जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या पुंकेसर के पार्ट्स हैं और क्या स्त्रीकेसर के पार्ट्स हैं। अगर आपने पुष्प के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ऊपर की जानकारी से आपसे उनके पार्ट्स पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये पुष्प का स्ट्रक्चर नहीं आपने पढ़ा है तो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके स्ट्रक्चर ज़रूर लेकर आएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार पुष्प के क्या क्या पार्ट होते हैं। फिलहाल हम देखेंगे, आपको ऑप्शन पहला में दे रहा है परागकोश एवं तंतु। परागकोश को हम एंथर कहते हैं और जो तंतु हैं उन्हें हम फिलामेंट कहते हैं। और सेकेंड जो स्त्रीकेसर के पार्ट में उसमें दे रहा है अंडाशय यानी कि ओवरी, वर्तिका यानी कि स्टग्मा एंड वर्तकाक, स्टिग्मा और वर्तिका स्टाइल। तो ये हमें दिए गए हैं। बी ऑप्शन में परागकोश और पंखुड़ी दी जा रही है और स्त्रीकेसर के अंतर्गत परागकोश और बाह्यदल, वर्तिका दी जा रही है। सी ऑप्शन में वर्तिकाक और तंतु, और जो ऑप्शन स्त्रीकेसर है उसमें दिया गया है वर्तिका और बाह्यदल। डी ऑप्शन है उसमें दिया है वर्तिका, अंडाशय, और जो स्त्रीकेसर के भाग में उसमें दिया गया है परागकोश, तंतु और अंडाशय। तो अब इसमें से हमें सही ऑप्शन छांटना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा वो सही होगा। क्यों? क्योंकि जो पुंकेसर के पार्ट्स होते हैं वो परागकोश यानी कि एंथर और फिलामेंट दोनों होते हैं, और जो स्त्रीकेसर के भाग होते हैं वो अंडाशय यानी ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, अंडाशय, वर्तिकाक होते हैं। जबकि हम ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर आपका परागकोश दिया है लेकिन पंखुड़ी दे दी। पंखुड़ी क्या होता है? बाह्यदल होता है। और नेक्स्ट स्त्रीकेसर में परागकोश, बाह्यदल और वर्तिकाक दे दिया, तो स्त्रीकेसर का भी भाग नहीं होता है। परागकोश तो जैसे कि हम पता है पुंकेसर का भाग होता है। हाँ, वर्तिकाक जरूर होती है लेकिन 2 ऑप्शन गलत है, इसलिए ये बी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। वर्तिकाक एवं तंतु, तो वर्तिकाक हमें पता है स्त्रीकेसर का पार्ट होता है और तंतु इसका पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ वर्तिका और बाह्यदल दे दिया, तो बाह्यदल ना तो पुंकेसर का भाग होता है और ना ही स्त्रीकेसर का भाग होता है, यानी कि ना तो स्टामेन और ना ही पिस्टल, किसी का भी पार्ट नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, इसमें दिया गया है वर्तिका और अंडाशय। तो इसमें क्या है? परागकोश, तंतु और अंडाशय। तो यहाँ हम देखेंगे अंडाशय दे दिया,
परागकोश दे दिया, लेकिन तंतु दे दिया है और परागकोश दे दिया है, जो किसके भाग होते हैं, पुंकेसर के। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा। पुंकेसर के भाग है परागकोश एवं तंतु, और जो स्थिकेसर के भाग होते हैं वो अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर पहला, ये ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी घास के पौधों को सावधानीपूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें। फ्रेंड्स, ये जो जड़ों वाला चैप्टर वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंप्लीट करवाएंगे, और इससे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं, और इससे भी संबंधित जो वीडियो है वो बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो है घास और पत्तियों को अगर आप सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करें तो आपको क्या परिणाम पाएंगे या क्या आप देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दे रहा है मूसला जड़ें और समांतर शिराविन्यास है, दूसरा है मूसला जड़ें और जलका रूपी शिराविन्यास है, तीसरा रेशेदार जड़ें और जलका रूपी शिराविन्यास है, और चौथा ऑप्शन है रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास है। फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक जो क्वेश्चन है ये इसी पर बेस्ड दिया हुआ है। तो जो सीटेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं, इसलिए अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप अच्छे से अच्छी तरीके से अपना पेपर कर सकेंगे। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4, रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास। जो रेशेदार जड़ें होती हैं उनमें समांतर शिराविन्यास होता है, और जो मूसला जड़ें होती हैं उनमें जलका रूपी शिराविन्यास होता है। तो पौधे और पत्तियों को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो जो सही ऑप्शन होगा वो रेशेदार जड़ें और समांतर शिराविन्यास। रेशेदार जड़ों में कैसा शिलाविन्यास होता है, तो रेशेदार जड़ों में समांतर शिलाविन्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है, जहां आहार धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच को खाने के लिए उसका आमाशय बाहर निकलता है, और फिर पदार्थ जब वो खा लेता है तो फिर वो अंदर चला जाता है। तो यह कौन सा जंतु है, तो ये जंतु जो होगा वो होगा आपका स्टारफिश यानी कि तारमीन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप अब नोट करते जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जैसे कि आपको भी ये पता चल जाए कि आपने कितने क्वेश्चन सही सॉल्व किए हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा भी कि आपके कितने क्वेश्चन हैं और 30 में से आपके कितने नंबर आपने गेन किए हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात होता है। तो इनकी जो लंबाइयों का अनुपात होता है तो उनका अनुपात होता है 5:1, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा दूसरा, सेकेंड ऑप्शन 5:1, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, इसे हम देखेंगे, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम में क्रमशः होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहे हैं आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड ऑप्शन में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्ड ऑप्शन में 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.8 फ़ारेनहाइट। फोर्थ ऑप्शन में 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और 96.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट, यही होता है जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है मानव का शरीर, मनुष्य के शरीर का न्यूनतम तापमान वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फ़ारेनहाइट में होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर फ्रेंड्स आपसे केल्विन में भी पूछ लिया जाए कि केल्विन में मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो वो होता है आपका 310 केल्विन या 310 केल्विन, ये मानव शरीर का तापमान होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूनतम मानव शरीर का जो तापमान होता है वो केल्विन में कहाँ से स्टार्ट होता है, तो केल्विन में स्टार्ट होता है 273.15 यानी कि 1 और 5, 273.15 केल्विन से 373 केल्विन तक ये यहाँ तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम अपना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह
चुनिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोग अच्छे से कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन वायु जल प्लास्टिक, दूसरा ऊन लकड़ी आयरन, तीसरा जल कॉपर लकड़ी और चौथा है वायु एल्यूमिनियम ऊन। तो यहाँ पर वायु होती है, अगर हम ऑप्शन नंबर चौथा की बात करें तो वायु और ऊन, ये तो ऊष्मा के कुचालकों में से नहीं होंगे, कुचालक हो जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम ऊष्मा का सुचालक होता है। इसी प्रकार थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो कॉपर दे रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे तो आयरन दे रहे हैं, जो तीनों क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे डेफिनेट है, नहीं होंगे। और जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसमें आपका दे रहे हैं वायु जल और प्लास्टिक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की ओर चलते हैं। समुद्र समीर का कारण है। समुद्र समीर, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। समीर, समुद्र समीर, इन्हें हम समुद्री पवनें भी बोलते हैं, क्योंकि पवन या वायु के जो पर्यायवाची होते हैं, वायु पवन समीर। तो यहाँ से समुद्री हवाएं या समुद्री आपकी पवनें पूछी जाए क्या होती हैं, तो यहाँ पे आपको दिया है समुद्री समीर। तो दिन के समय ऑप्शन दे रहे हैं, दिन के समय स्थल का समुद्र की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, पहला ऑप्शन दिया जा रहा है आपको। ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है, दिन के समय समुद्र का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, रात्रि में समुद्र के जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। और ऑप्शन नंबर आपका 4, रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले समझेंगे कि स्थलीय पवनें या समुद्री पवनें या समुद्री समीर क्या होती हैं। तो जो स्थलीय पवनें होती हैं वो रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक चलती हैं, और ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। नेक्स्ट होती हैं जो समुद्री पवनें होती हैं, वो जो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक चलती हैं। और इनमें होता क्या है, तो देखेंगे जो समुद्री समीर है उनमें क्या होता है, दिन के समय स्थल का जो दिन है, दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, ये सही हो जाएगा, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, पृथ्वी तेजी से गर्म होती है क्योंकि सूर्य के कारण, जबकि जल किस विधि से गर्म होता है, संवहन विधि से। तो जब संवहन विधि से जल गर्म होता है तो समुद्र का जल मतलब पृथ्वी की अपेक्षा बहुत देर में गर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। आपके पास 3 परख नलियाँ ए बी सी में फिनोल्फिथिलीन विलयन है, फिनोल्फिथिलीन विलयन है। परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और सी में आसुत जल है कि 2-3 बूंदें प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन के रंग का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परख नलियों के विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। तो ये जो फिनोल्फिथिलीन है वो एक लिटमस है, जिससे हम ये देखते हैं लिटमस सूचक है, जिससे हम ये देखते हैं कि कौन सा तत्व लवण है और कौन सा तत्व क्षार है, कौन सा तत्व अम्ल है। तो इसके लिए सबसे पहले ये होती है, अगर आप अम्ल और क्षार का पता होना आपको, क्या अम्ल है और क्या क्षार है। अम्ल में अलग कलर देते हैं ये सूचक, और क्षार का अलग कलर देते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला ए परख नली में डला है वो क्या है, HCl, जो कि HCl यानी कि H बॉन्ड लगा है, हाइड्रोक्लोरिक बॉन्ड लगा है, H पहले लगा होता है तो ये क्या होता है, अम्ल होता है। दूसरा हमारा NaOH, OH बॉन्ड लगा है, अल्कोहल है, यानी कि ये क्षार हो गया। तो हम देखेंगे, और जो आसुत जल है वो भी आपका अम्ल के अंतर्गत आता है। तो जो फिनोल्फिथिलीन है वो क्या करता है, फिनोल्फिथिलीन अम्ल में तो रंगहीन होता है, और जो क्षार होता है उसमें क्या होता है, तो क्षार के साथ ये हल्का गुलाबी रंग देता है। तो हम देखेंगे कहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही दे रहा है। तो हमने बताया था ए आपका अम्ल है, बी आपका क्षार है, और सी क्या है आपका अम्ल है। तो हम देखेंगे अम्ल के लिए रंगहीन, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला ए रंगहीन, बी गुलाबी, सी रंगहीन। दूसरा ए गुलाबी, बी फीका हरा और सी रंगहीन। तीसरा ए रंगहीन, बी रंगहीन और सी में गुलाबी। चौथा ए में फीका हरा, बी में गुलाबी और सी में गुलाबी। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन है। मैंने बताया था जो अम्ल होगा उसके लिए रंगहीन और जो क्षार होगा उसके लिए गुलाबी। तो 2 अम्ल थे, यानी कि पहला वाला और तीसरा वाला, और बीच वाला जो NaOH था वो क्षार था, इसलिए उसका गुलाबी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, तो वह यह परीक्षण करेगा कि, तो जो लिटमस पेपर के बारे में हम आपको बता देंगे। ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं पहले, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है, नीले लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल जो लिटमस पेपर होता है वो नीला हो जाता है। नेक्स्ट है, लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। चौथा है, नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और जो लाल लिटमस पेपर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम आपको बता दें कि जो लिटमस है वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो जो अम्ल होता है और एक क्षार होता है, तो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अम्ल क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, जो अम्ल और क्षार है, तो अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH यानी कि क्षार है, OH बॉन्ड लगा है, क्षार है, तो क्षार क्या करेगा, अभी बताया जैसे कि लाल जो क्षार है वो क्या करेगा, वो लाल लिटमस पेपर को नीला करेगा। पहले मैंने थोड़ा गलत बोला था, लेकिन जैसे ही मुझे ध्यान आया कि NaOH यानी कि क्षार दे रहे हैं यहाँ पर, तो जो क्षार का वाहक है वो क्या करता है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि जो आपका नीला लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा और जो लाल लिटमस पेपर है वो नीला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या क्षार की बात हो रही है। और अगर अम्ल होता तो वो क्या कर देता, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता, लेकिन यहाँ पर बात क्षार की हो रही है, इसलिए परिवर्तन किस में होगा, लाल लिटमस पेपर नीले में हो जाएगा और नीला लिटमस पेपर है वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात परीक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम है। तो यहाँ पर हम अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जो जल होता है उसमें जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और उस जो हल्के कण होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि उसमें क्या क्या मिला है, उसमें मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिली है और फिर से इसे किसी छड़ से किसी तरह हिलाया ताकि मृदा जल में मिल जाए। तो इस जल में 3-4 चीज़ों का मिश्रण है, जैसे कि बजरी मिली है, मृतिका मिली है, बालू मिली है, ह्यूमस मिली है और जल मिला है, इतनी चीज़ें इसमें मिली हैं। तो हम देखेंगे कि भारी क्या होता है। सबसे भारी क्या होता है, सबसे भारी होती है बजरी, उसके बाद बालू, बजरी से थोड़ा हल्का और बालू होती है, उसके बाद होती है मृदा, फिर होता है जल और फिर ह्यूमस जो ऊपर आ जाते हैं जल के ऊपर और उतराते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा चौथा ये सही हो जाएगा। पहले बजरी आएगी, सबसे नीचे तली में जमी हुई होगी और बजरी के ऊपर हल्के हल्के छोटे कण बालू के होंगे, क्योंकि बालू बजरी से हल्की हो जाएगी। फिर उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है यानी कि मृतिका, और उसके ऊपर जल भरा होता है और जल के ऊपर ह्यूमस यानी कि जैसे हमने भूसी वगैरह के कण देखे हैं वो रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इस पर चलेंगे हम। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसी अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन दोमटी और बालुई दोनों, दूसरा मृणमय, तीसरा बालुई और मृणमय दोनों, चौथा है मृणमय और दोमटी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा, मृणमय और दोमटी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन नंबर 73। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, तीसरा कॉपर कार्बोनेट कॉपर सल्फेट का मिश्रण, चौथा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कॉपर
कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का जो मिश्रण होता है वही हल्की हल्की परत जो किसी प्लेट पर नम वायु की हवा में रखने पर जम जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 74, ईंधनों में ऊष्मीयमान को सामान्यतः नीचे दिए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है हमारा कैलोरी प्रति ग्राम, बी ऑप्शन में यानी कि सेकेंड ऑप्शन में किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन जूल है, चौथा ऑप्शन किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, किलो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण यानी वृद्धि करके वैक्स बनना तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा हो। ऑप्शन नंबर पहला है कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर दूसरा है ऑक्सीजन की, ऑप्शन नंबर तीसरा आयोडीन की, ऑप्शन नंबर चौथा खनिज की। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तीसरा आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा तो टैडपोल वृद्धि करके वैक्स बनने में उन्हें कठिनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः उपयोग में होने वाली निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीयमान अधिकतम है। तो ये क्वेश्चन अभी भी जो सीटेट 2019 हुआ था दिसंबर वाला उसमें भी पूछा गया था, अलग अलग से थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया गया था। 4 विशेषताएं दी गई थी इसकी सीएनजी और एलपीजी की, उसमें से पूछा गया था। तो सही ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर सही यही होगा। इसमें दिया जा रहा है जैसे कि आपको पहला ऑप्शन दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी डीजल, तीसरा है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, चौथा ऑप्शन है पेट्रोल। तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसकी जो उसमें मान है वो अधिकतम होता है। तो अभी भी यही ऑप्शन सही आया था, उसमें लिखा था सीएनजी का जो उसमें मान है वो कम होता है एलपीजी की तुलना में। तो जी हाँ, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये मान इसका मान अधिक होता है सीएनजी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वायु कई गैसों का मिश्रण है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है। तो हम सबको पता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और जो बची कुची 1% आती है उनमें ये सभी गैस आती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती हैं। फ्रेंड्स, जो हार्मोन से संबंधित जो टॉपिक है वो हमने अपने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है, इसलिए आप अगर उसे देखेंगे तो मुझे नहीं लगता हार्मोन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में रह जाएगा। इसलिए प्लीज़ अगर आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। तो पहला ऑप्शन एड्रिनल, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पीयूष, चौथा थायराइड। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। ये हमारा मधुमेह, इसी से जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। 2 प्रकार से मधुमेह होता है, या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने लगता है। तो इस प्रकार से टाइप 1 और टाइप 2 जो डायबिटीज़ के रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं, और जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। और जो इंसुलिन का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, उस बल का चयन कीजिए जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। तो आपको ऑप्शन में दे रहा है स्थिर वैद्युत बल, बी ऑप्शन है घर्षण बल, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय बल। तो इनमें जो अलग है फ्रेंड्स वो आपका घर्षण बल होगा, क्योंकि ये तीनों हैं। इनमें जो घर्षण बल होगा उनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे कि या तो आप किसी नीचे रगड़ा जाए या फिर किसी परत पदार्थ या दीवार पर या किसी भी चीज़ पर उन्हें रगड़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। जब तक आप उसे किसी चीज़ से रगड़ेंगे नहीं तब तक ये घर्षण बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा वो सही होगा, घर्षण बल। ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, ये वीडियो भी हम अपने पिछले वीडियो में जो रोग से संबंधित है उसमें करवा चुके थे, और थायराइड से संबंधित जो वीडियो हमने अभी हार्मोन से संबंधित जो वीडियो हमने करवाया उसमें भी इस रोग के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा। तो ये जो गॉइटर रोग है
जो किस कारण से होता है, इसमें ऑप्शन दिए पहला एड्रिनल, दूसरा अग्नाशय, तीसरा पीयूष, चौथा थायराइड। तो ये जो गोइटर रोग है इसे हम घेंगा रोग के नाम से भी जानते हैं, और ये जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को पहला बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, तीसरा बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, चौथा बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाता कि विज्ञान की जो विषय वस्तु है वो कैसी होनी चाहिए, तब आप ऑप्शन नंबर ए सही कर देते कि बच्चे के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा तीसरा सही होगा, बच्चे को जो समझ आने योग्य होना चाहिए, यानी कि जो ईमानदार से तात्पर्य है जो अच्छी विज्ञान शिक्षा वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे को समझ आए ऐसी होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में नहीं है, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना का उल्लेख करती है। तो कौन कौन से वो तरीके अपनाती है या किस प्रकार उसे समझाया जा सकता है, तो ये हम देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए, दूसरा है बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस का लटकाइए, तीसरा है मापनी बेलन के अल्पतमांक यानी न्यूनतम मान को लिखिए, घ ऑप्शन में दे रहा है बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो ये एक क्रिया है, क्रियाकलाप है जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर गा लेंगे, मापनी बेलन के अल्पतमांक यानी न्यूनतम माप को सबसे पहले हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम उस बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालेंगे और उसका पाठ्यांक लिखेंगे। फिर उसमें पानी यानी कि पहले हम उसका अल्पतमांक लिख लेंगे उसका क्या है, फिर उसमें पानी डाल के फिर उसका पाठ्यांक लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को एक लटका देंगे, उसके बाद उस बेलन के पानी के स्तर का पाठ्यांक हम फिर लिखेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, गा घा खा और का, इस प्रकार हम इसे लगा सकते हैं क्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वंदना की रुचि कक्षा B3I यानी कि 8th क्लास के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रकरण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रकरण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति, बी ऑप्शन है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, सी ऑप्शन है गृह कार्य कम प्रश्नोत्तर पद्धति और चौथे ऑप्शन में गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना कम और प्रयोगशाला पद्धति, यानी कि जिससे कि बालक करके सीखे। ये जब भी करके सीखना आ जाए सीटेट में आंख बंद करके ऑप्शन पे टिक कर दो। ज्ञान को परिवेश से जोड़ना आ जाए तो आप लगा दो सीधा सीधा। बच्चे को जो ज्ञान है उसे बाहरी जीवन से जोड़ना आ जाए अगर ऑप्शन में दिख जाए तो लगा दो। अगर आपसे पूछा जाए समूह में बच्चे जीन प्याजे वगैरह पूछा जाए, तो अगर बायोगॉस्की से संबंधित पूछा जाए तो अगर वो कहें समाज के माध्यम से बच्चे सीखते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार अगर कोई बच्चा फेल होता है और आपसे पूछा जाए कि किसका दोष है, बच्चे का या व्यवस्था का, तो हमेशा बच्चे को बचाना और व्यवस्था को आपको व्यवस्था पर ही सारे दोष मढ़ना है। अगर इस प्रकार अगर आप सीटेट की जो क्वेश्चन है उनकी पेडोलॉजी को समझेंगे थोड़ा तो आसान हो जाएगा पेडोलॉजी की क्वेश्चन सॉल्व करना, और इसी पर बेस्ड सीटेट में क्वेश्चन आते हैं। एक आपका लैंगिक समानता से एक आध क्वेश्चन दे दिया जाता है कभी कभी किसी भी सब्जेक्ट में, ज़रूरी नहीं ये सिर्फ पेडोलॉजी के में ही पूछा जाए, शिक्षण में ही पूछा जाए। आपसे मैथ में भी कोई ऐसी इक्वेशन करके पूछ लिया जाएगा जैसे कि लड़कियां मैथ में होशियार होती हैं और नहीं होती हैं और लड़के ही मैथ में होशियार होते हैं, इस प्रकार से करके आपके लैंगिक असमानता से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे पेडोलॉजी में भी, तो इन पर आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, दूसरा है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना, चौथा ऑप्शन है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर
पहला प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, यानी कि विज्ञान की बात हो रही है तो अर्जन करना, कौशल अर्जन करना ही शिक्षा का उद्देश्य। सिर्फ विज्ञान में ही नहीं, कहीं भी पेडोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाए तो कौशलों का अर्जन करना यही आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर रटन पद्धति वगैरह वगैरह के क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिएगा, और जो कौशल अर्जित करना उन पर यानी निपुणता पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा का मतलब उसका सर्वांगीण विकास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा पर बल देना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आएगा कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। बी ऑप्शन है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करना। चौथा ऑप्शन है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों को ज्ञानाधार को बढ़ावा देना। तो जो NCR 2005 है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, वो किसी भी सब्जेक्ट में आ जाए। तो यहाँ पर मैथ में साइंस में जो क्वेश्चन है वो है कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय की बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ये हमने आपसे पहले ही बताया था कि अगर ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना आ जाए तो 100% ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि पहला ऑप्शन उसे सार्थक और वैज्ञानिक मूल सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। चौथा ऑप्शन उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देख सकें। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान पाठ्यचर्या है वो कैसी होनी चाहिए, उसे बालक की आयु के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा VI यानी 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा हस्तशिल्प क्रियाकलापों को कराकर। तीसरा ऑप्शन है अच्छा गृहकार्य करवाकर। चौथा ऑप्शन है विभिन्न उप विषयों पर अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बी सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा हस्तशिल्प क्रियाकलाप कराकर, यानी कि बालकों पर स्वाध्याय और उनको क्रियाकलापों पर जोर दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा सीटेट में क्वेश्चन आ रहा है डूइंग बाय लर्निंग जिसे हम कहते हैं, तो वो ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को पहला ऑप्शन विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर दूसरा विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। बालकों जी आप मीनिंग जो कोड वर्ड है सीटेट का वो समझने की कोशिश करिएगा। सक्रिय रूप से शामिल करना यानी कि बालकों एक कक्षा प्रभावी तभी मानी जाती है जब बालक प्रश्न पूछते हैं और वो कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो जब भी सक्रिय शब्द आ जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि विज्ञान सीखने में बालक कैसे होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, यानी कि वो उत्साहित हों। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों, सही क्रम में नहीं है उन्हें सही क्रम में लगाना है, का निष्पादन करने के लिए कहती है। तो किस प्रकार आप उन्हें कहेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो क्रम से नहीं है। तो पहला हम पढ़ेंगे कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। खा ऑप्शन पढ़ेंगे विद्युत प्रवाहित की जो देखिए क्या होता है। गा ऑप्शन है लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए। घा ऑप्शन है तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। तो आपको इनको सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है पहला, तो हम देखेंगे सबसे पहले विद्युत को किस प्रकार से, जो विद्युत चुंबकों से किस प्रकार से किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। तो आपका सबसे पहले क्या होता है, लोहे की कील के आसपास तांबे के तार को मजबूती के साथ लपेटेंगे। या तो एक लोहे की कील ले लेंगे, उस पर हम क्या करेंगे, तांबे के तारों को कुंडलियाँ बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर किया जाता है तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ना पड़ता है। तार के जो सिरे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, घा ऑप्शन से लेंगे हम, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए।
कुछ पेन हम कील के किनारे पर रख देंगे और फिर उसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हम देखेंगे कि वह एक विद्युत चुम्बक का कार्य करने लगता है। इस प्रकार हम इससे वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा। पहले गा, फिर घा, फिर का, फिर खा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्रियाविधि आपको समझाई गई है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक मैं आपको प्रिपेयर करूँगी कि आप उनसे पढ़ें तो बेहतर से बेहतर नंबर्स आप ला सकेंगे। और हम भी एनसीईआरटी की बुक से आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में बताएंगे, और अगर आप उनसे विस्तृत थोड़ा पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लें तो और भी अच्छा रहेगा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको उनके कवर करवा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है? तो ये हमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे अच्छे से। गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। दूसरा, मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति। तीसरा, विद्युतीय घंटी के हथौड़ों की गति। चौथा, बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। तो हमें इनमें से गलत ऑप्शन छांटना है। तो गति और समय, तो मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, विद्युतीय घंटे के हथौड़ों की गति, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे समय होगा वैसे ही उसकी गति भी वर्क करेगी। बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति, ये भी टाइमिंग पर डिपेंड करती है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन होगा वो गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। जब कार गतिमान होती है तो लड़का कोई गति नहीं करता, वो स्थिर बैठा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। तो फ्रेंड्स ये थे साइंस जो प्रीवियस ईयर पेपर था सीटेट का पेपर 2, उसमें साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में आपको इनसे मदद मिले। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिएगा हमारे चैनल सक्सेस गोल। जाते जाते एक बात जरूर करूँगी फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस देन कीप लर्निंग एंड अचीव योर गोल्स।